हेलो, वेलकम है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हम इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 3 को रिव्यू कर रहे थे। अब हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ स्कीम्स पढ़ी थी चैप्टर 3 में, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रामीण विकास किसे कहते हैं और पंचायती राज क्या है, इसमें डिफ्रेंशिएट किया था। फिर हमने उसके बाद कुछ स्कीम्स देखी थी कि भाई रोजगार से जुड़ी हुई सर्वे में क्या क्या स्कीम्स दे रखी हैं, आवास से जुड़ी हुई क्या क्या स्कीम्स दे रखी हैं। इस तरीके से हमने इसको कंटिन्यू किया था। अब हमने देखा था कि भाई पंचायती राज का त्रिस्तरीय सिस्टम तो है, इसके बाद मतलब काम कैसे कैसे होता है, पैसा किस किस तरीके से बांटा जाता है। भाई काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो पंचायती राज को भी काम करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा आएगा कहाँ से? तो हमारे देश में ड्यूअल सिस्टम है, सबसे ऊपर आता है सेंटर, उसके नीचे आता है स्टेट। अब स्टेट ने डिसेंट्रलाइजेशन करके अपनी कुछ पावर्स को किसको दे दिया है? पंचायती राज को दे दिया है। अब काम करने के लिए जो पैसा है वो इसी चेन से आएगा कि भाई सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल बॉडीज। तो देखो कैसे आएगा। जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन था सेंटर में, केंद्र में, उसने रिकमेंडेशंस दी थी कि 41% पैसा सेंटर जो है अपने शुद्ध आय का 41% पैसा प्लस 1%, ये जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल हटने के बाद हुआ था। तो 41% प्लस 1% पैसा किसको दे देगी? स्टेट को, यानी कि राज्य सरकार को देगी। राज्य सरकार ने निश्चित किया कि भाई हमारे पास जो भी शुद्ध आय है उसमें से हम 6.75% पैसा किसको दे देंगे? हमारी स्थानीय निकायों को दे देंगे। स्थानीय निकाय दो तरीके के थे, पंचायती राज और नगरीय निकाय, यानी कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज। इसमें यह डिसाइड हुआ कि भाई टोटल पैसे का 75.10% तो पंचायती राज के पास और 24.90% पैसा किसके पास जाएगा? अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाएगा। अब पंचायती राज में भी अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई 3 टायर सिस्टम है। क्या क्या था? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद के पास पैसा कितना? 5%, पंचायत समिति के पास 20% और 75% पैसा किसके पास? ग्राम पंचायत के पास। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत नंबर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई किस अनुपात में पैसा है? 5:20:75। इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो पैसा जो दे दिया, पैसा देने के बाद ये होता है कि भाई आप इसका काम खर्च कहाँ पे करोगे? तो 2 तरीके के खर्च होते हैं। देखो आप इसे अपनी ज़िंदगी में भी देखोगे ना, तो 2 तरीके के खर्च होते हैं। एक तो वो खर्च होते हैं जो बिल्कुल नेसेसरी होते हैं, यानी कि जैसे कि आपकी फीस भरना या आपके मोबाइल का रिचार्ज कराना या आपकी बुक्स खरीदना, ये खर्चे वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो हर महीने होने ही होने हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं, जैसे मूवीज़ देखने जाना, है ना, ये टेम्परेरी होते हैं, ये कभी कभी होते हैं और हमारी इच्छा से होते हैं और हम इन्हें रोक भी सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 तरीके के खर्च होते हैं, टाइड और अनटाइड। टाइड में पैसा दिया हुआ है 60%, टाइड अनुदान में 40% पैसा जा रहा है। अनटाइड अनुदान में जो 60% पैसा टाइड अनुदान में दिया है, इसे 2 भागों में बांट दिया कि भाई 50% पैसा तो आप कहाँ खर्च करोगे? क्षेत्र की स्वच्छता के ऊपर। जैसे कि आपने स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उससे जुड़े हुए कोई काम कर लिए, नालियाँ ढकवा दी, शौचालय बनवा दिए, इस तरीके के काम कर दिए, तो 50% पैसा तो स्वच्छता पे और 50% पैसा आपका लगेगा पेयजल पे, यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, कहीं नल लगवा दिए, कहीं हैंडपम्प लगवा दिए, इस तरीके की चीज़ें करना। इसमें स्वच्छता के साथ एक चीज़ और है कि भाई खुले में शौच से मुक्ति करनी है, इसके लिए 50% पैसा है। ठीक है, और जो 40% पैसा है वो आपके रीजनल रिक्वायरमेंट पे, वही बात हो गई, वो जैसे मैंने बोला मूवी देखने जाना, ऐसे इनकी जो रीजनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि समय समय के हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट्स अपग्रेड होती रहती हैं, तो उस पर आपको कितना पैसा खर्च करना है? 40%। तो कुल मिला के आपको याद क्या करना है कि भाई 5:20:75 में तो पैसा कौन देगा? पंचायती राज अपने तीनों सिस्टम्स को देगा। उसके बाद हमने देखा है कि 40% पैसा तो कैसा है? अनटाइड है, और 60% पैसा कैसा है? टाइड है। टाइड वाले को 2 भागों में बांटना है, 50% पैसा स्वच्छता पे, 50% पैसा पेयजल पे, और ये वाला 40% पैसा यानी कि टाइड अनुदान, अनटाइड अनुदान, ये किस पे खर्च करना है आपको? रीजनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो कि सेंटर में जो 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, अब अभी आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत करंट पता हो तो 16th फाइनेंस कमीशन बन चुका है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। 16th फाइनेंस कमीशन के जो चीफ है यानी जो अध्यक्ष है वो है हमारे अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। और इसके 4 मेंबर हैं, कौन कौन से? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे और सौम्या कांति घोष। तो आपको यह याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के नाम बताओ या अध्यक्ष के नाम बताओ। आरपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है, तो ये आपको याद करना है। देखो एक तो नाम ए से है, एक एन से है, एक एम से है, एक एस से है।
ठीक है। तो आपने देखा है कि अपन एम्स बोलते हैं, दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, तो एम्स तो होता है AIMS, अब से आप इसको कैसे पढ़ लेना AAMS। तो आपको एम्स से इसकी ट्रिक बनानी है। ए से अजय नारायण झा, ए से एनी जॉर्ज मैथ्यू, एम से मनोज और एस से सौम्यकांति घोष। और अध्यक्ष कौन है इसके? अरविंद पनगड़िया। ठीक है। तो 15वां वित्त आयोग जो था वो 2021-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए था और इसी ने रिकमेंडेशंस दी थी कि 5, 20 और 75 के अनुपात में पैसा वितरित किया जाएगा। और अब जो नया 16th फाइनेंस कमीशन है उसके सदस्य और चीफ के नाम ये आपके सामने है। इसी तरीके से स्टेट में देखें, देखो हमने यहाँ देखा था कि सेंटर में 15th फाइनेंस कमीशन ने तो रिकमेंडेशन ये दी थी, तो ये रिकमेंडेशन भी तो स्टेट की फाइनेंस कमीशन ने दी थी, तो वो कौन सा है? तो वो देख लेते हैं हम। वो था देखो 2020-21 से 24-25 की अवधि के लिए, जिसने बताया था कि राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% किसमें वितरित करना है? अर्बन लोकल बॉडीज में। ठीक है। तो ये वाला देखो कब बना था, ये वाला छठा फाइनेंस कमीशन, षष्ठम राज्य वित्त आयोग यानी छठा फाइनेंस कमीशन, ये बना था 12 अप्रैल 2021 को। और फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, तो 1 अप्रैल 2020 से 2025। ये आपको याद ऐसे होगा, देखो फाइनेंस ईयर कब से कब तक कहलाता है? अप्रैल से 31 मार्च तक ही तो कहलाता है, 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक। तो आपको तो याद रखना है 2020 से 2025, ये आप सेट कर लेना कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक होगा। ठीक है। इसके चीफ जो है उनका नाम है प्रद्युमन सिंह। ठीक है। इसके मेंबर है वो कौन है? अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह। तो ये आपको याद होना चाहिए कि स्टेट का जो 6th फाइनेंस कमीशन है उसका जो टेन्योर है वो एक तो 2020 से 25 है, इसके चीफ कौन है? प्रद्युमन सिंह है, और मेंबर 2 कौन से हैं? अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई इससे पहले कौन कौन से रह चुके हैं? आरपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है ये कि किसका टेन्योर कौन सा है, ये क्वेश्चन है एक बार पहले का। तो आपको इसको याद रखना है कि भाई देखो कृष्ण कुमार गोयल सबसे पहले आए थे 1993 से 2000 के लिए, पहले ये 7 साल के लिए बने थे, उसके बाद ये 5 साल का टेन्योर फिक्स हो गया था। तो सबसे पहले तो है कृष्ण कुमार गोयल, फिर आते हैं हीरालाल देवपुरा, फिर आते हैं माणिक चंद सुराणा, फिर आते हैं बीडी कल्ला, फिर आते हैं ज्योति किरण, फिर आते हैं प्रद्युमन सिंह। ठीक है। तो या तो है ना इसकी कोई ट्रिक बना लो, बाकी वैसे मेरे हिसाब से देखो कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला, ज्योति किरण और प्रद्युमन सिंह। देखो ये तो बीजेपी बन गया, तो KHM बीजेपी, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा और तो कुछ है नहीं तरीका। तो कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला, ज्योति किरण और प्रद्युमन सिंह। ठीक है। 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। बोल लो मेरे साथ, कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराणा, बीडी कल्ला, J से ज्योति किरण और P से प्रद्युमन सिंह। तो KHM BJP। टेन्योर याद करने के लिए पहला आपको याद रखना है कि 1993 से 2000 का, उसके बाद 5-5 साल का, तो 2000 से 2005, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो क्या ट्रिक थी इसकी? KHM BJP। K से कृष्ण कुमार गोयल, H से हीरालाल देवपुरा, M से माणिक चंद सुराणा, B से बीडी कल्ला, उसके बाद J से ज्योति किरण और P से प्रद्युमन सिंह। ये क्या है? ये अभी तक के हमारे जो भी वित्त आयोग बने उनके अध्यक्षों के नाम है। छठे अभी जो करंट में चल रहे हैं वो कौन है? प्रद्युमन सिंह। और ये है कहाँ के? राजस्थान के। ठीक है। इसके बाद आता है देखो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इतनी देर से हम बात कर ही रहे हैं जब हम PM जनमन और PM आवास में शौचालय बनाने के पैसे दे रही थी सरकार, कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दे रही थी। तो इसको अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है इसमें क्या है? देखो यानी कि गांव में चलाया गया है ये मिशन। सबसे पहली बात तो ये पता चल रहा है कि भाई गांव में चलाया गया है, शहरों में भी चलाया गया था, और ये वाला जो है ये गांव की बात हो रही है। तो गांव में क्या था कि सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा वैसे बता देती हूँ, बाद में पढ़ेंगे इसको। ये 2 स्टेप्स में चलाया गया था। 2014 से 18 एक फेज था और दूसरा फेज है अभी 20-21 से 5 साल के लिए। ठीक है। पहले फेज में राजस्थान ने ODF की स्थिति प्राप्त की थी। जैसे रैंकिंग होती है ना स्कूल में, 1st, 2nd, 3rd आते हैं तो ग्रेड्स मिलते हैं A+, ऐसी स्वच्छता में रैंकिंग जो होती है वो ODF से काउंट होती है। तो ODF, ODF+, ODF++ इस तरीके की रैंकिंग चलती है। तो राजस्थान ने 31 मार्च 2018 को जब पहला फेज चल रहा था ODF की स्थिति अचीव कर ली थी, यानी प्राप्त कर ली थी। लेकिन अब जब सेकंड फेज चल रहा है, सेकंड फेज कब से कब तक चल रहा है? 2020 से 2025 तक, आने वाले 5 सालों तक। तो इसमें राजस्थान का टारगेट क्या है? देखो टारगेट कभी भी ये होता है कि जो हो वो तो बने रहो और आगे के लिए आप प्रगति करो। तो ODF तो हम हैं,
अब हम कोशिश क्या बनने की करेंगे, ODF प्लस बनने की करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसके 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है व्यक्तिगत शौचालय, दूसरा कंपोनेंट है सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, तीसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस तरल कचरा प्रबंधन, ठीक है। तो जो तीसरा कंपोनेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें तो हमने ODF प्लस की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है सामुदायिक स्वच्छता केंद्र। देखो सबसे पहले तो सरकार बोलती है कि आप अपने घर में आपके टॉयलेट होने चाहिए। दूसरा सरकार ये बोलती है कि इस घर के बाहर भी, आपने देखे होंगे ना ये सुलभ शौचालय वगैरह, इस तरीके के टॉयलेट्स होने चाहिए ताकि बाहर गंदगी ना फैले। तो सामुदायिक स्वच्छता के लिए सरकार ने हर ग्राम पंचायत स्तर पर कितने पैसे दिए, 3 लाख रुपए, कि आप इस तरीके की व्यवस्थाएं संचालित कर लो, ठीक है। पहले नंबर पे आता है व्यक्तिगत शौचालय। तो व्यक्तिगत शौचालय के लिए अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं भाई, 12-12 हज़ार रुपये सरकार दे रही है। अभी तक तो हमने 2 स्कीमें पढ़ा था, PM जनमन और PM आवास में। अब इसमें सरकार ने क्या कंडीशन रखी है, सरकार ने कंडीशन रखी है कि भाई या तो BPL कैटेगरी हो, या SC हो, या ST हो, या फिर दिव्यांग हो। 4 चीज़ें, BPL, SC, ST और दिव्यांग। देखो SC जहाँ आता है वहाँ ST तो आता ही है, तो SC ST तो याद हो जाएंगी। इधर क्या है, BPL है और दिव्यांग है। आप याद ऐसे कर लेना, इसमें से जनरल और MBC नहीं है और EWS नहीं है, तो आपको अपने आप बच जाएंगे BPL, SC, ST और दिव्यांग। ये 5-6 कैटेगरी होती है। एक तो होता है BPL, फिर SC, फिर ST, फिर दिव्यांग, और एक OBC, एक जनरल और एक MBC। सर्वे में आप देख लेना कि जहाँ तक है या तो ये वाला ग्रुप रहता है या ये वाला ग्रुप रहता है, ठीक है। दोनों एक साथ बहुत कम जगह होते हैं, तो आपको इसको ऐसे याद करना है कि इसमें क्या क्या आएंगे, BPL, SC, ST और दिव्यांग, ठीक है। दूसरे नंबर पे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, जो सूक्ष्म एवं लघु सीमांत किसान होते हैं ना, लघु और मध्यम सीमांत किसान, वो आएंगे। तीसरे नंबर पे ऐसे श्रमिक जिनके पास जमीन ही नहीं है, ये वाले तो सूक्ष्म मार्जिनल, ऐसा होता है 2 हेक्टेयर से कम और 4 हेक्टेयर से कम और 10 हेक्टेयर से कम। तो लघु वाले तो 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले होते हैं, मध्यम वो होते हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से कम जमीन है, और वृहद वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से कम जमीन है, ठीक है। तो ये 4 हेक्टेयर वाले आएंगे, तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आएंगे। तीसरे नंबर पे भूमिहीन श्रमिक, यानी कि ऐसे श्रमिक जिनके पास जमीन ही नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पे ऐसे परिवार जिसमें मुखिया कौन है, महिला है। जैसे किसी परिवार में जो पुरुष था उसका देहांत हो गया या किसी कारणवश है नहीं, तो उसमें महिलाएं मुखिया होती हैं, तो ऐसे परिवार। तो इसमें 4 कैटेगरी हो गई, कौन कौन सी, BPL, SC, ST और दिव्यांग। दूसरे नंबर पे लघु और सीमांत किसान, तीसरे नंबर पे भूमिहीन श्रमिक, और चौथे नंबर पे ऐसे परिवार जिनमें मुखिया कौन है, महिला है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट है इसके, फर्स्ट सेकंड 2014 से 19, 2020 से 25। पहले वाले में तो ODF की कंडीशन थी, हमने ODF को प्राप्त कर लिया था कब, 31 मार्च 2018 को। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया कि अब हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, यानी कि ये उद्देश्य है हमारा। तो उद्देश्य क्या है, ODF को प्राप्त करना और ODF को बनाए रखना और ODF प्लस की स्थिति को प्राप्त करना। 3 कंपोनेंट थे, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। व्यक्तिगत शौचालय में 12,000 रुपये दिए जाएंगे 4 कैटेगरी में। दूसरा सामुदायिक स्वच्छता ग्राम पंचायत स्तर पर 3 लाख रुपए, और तीसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ODF प्लस की स्थिति हम प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देख लो, थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो। राजस्थान ने 31 मार्च 2018 को ओपन डिफेकेशन फ्री, ODF की फुल फॉर्म है ये, इसको घोषित कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण 2020-21 से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ODF की स्थिति को तो बनाए रखना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छता का स्तर सुधारना, ठीक है। ये हो गए। अब आते हैं भाई पंचायत। तो पंचायत क्या करती है, कुछ अवार्ड्स देती है। अवार्ड्स, एक तो आपने सुना होगा दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड, इस तरीके के पंचायत जो है वो अवार्ड्स देती है। तो पहला अवार्ड तो मान लेते हैं ये है दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार जो है वो क्या दिया जाता है, टॉप 3 ग्राम पंचायतों को, टॉप 3 ब्लॉक पंचायत को और टॉप 3 जिला पंचायतों को दिया जाता है। जो अच्छा काम कर रही है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, ठीक है। दूसरा अवार्ड है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। कौन सा, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है कि भाई ऐसी ग्राम पंचायत जो एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेस को अटेन कर रही है, उनके ऊपर काम कर रही है, ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण के कार्य कर रही है, उनको ये क्या अवार्ड दिया जाता है, ठीक है।
तीसरा अवार्ड है विशेष पंचायत पुरस्कार। ये उन पंचायतों को दिया जाता है जो कार्बन जीरो एमिशन, समझते हो, कार्बन जीरो एमिशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई अभी आपने देखा है कि ना जो क्लाइमेट की स्थिति है वो ऐसी है कि भाई दिन पे दिन खराब होती जा रही है, तो उसे ठीक करने के लिए जो हमारा WHO हो गया या ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इन्होंने ये निश्चित किया है कि भाई आप और कुछ करो ना करो, कार्बन जीरो एमिशन होना चाहिए, यानी कि आपका कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा जब HDMI पढ़ते हैं अपन। तो कार्बन जीरो एमिशन पे जो काम कर रही है उस पंचायत को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? विशेष पंचायत पुरस्कार। तो 3 तरीके के अवार्ड हो गए। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, दूसरे नंबर पे ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, ये ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण के लिए, और तीसरा विशेष पंचायत पुरस्कार कार्बन जीरो एमिशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बन जीरो एमिशन हमेशा करंट में रहता ही है, तो ये आपको याद होना चाहिए कौन से 2 अवार्ड्स है, तो ये दोनों अवार्ड याद होने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आती है ये वाली, तो देखो ग्राम पंचायत पुरस्कार पंचायतों को 24 अप्रैल, अच्छा किस दिन दिया जाता है ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया जाता है पंचायत दिवस के दिन। और पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पढ़ा था ना अभी 24 अप्रैल 1993, तो 24 अप्रैल को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो पंचायत विकास योजना, तो ये है राष्ट्रीय पंचायत विकास योजना। राष्ट्रीय पंचायत विकास योजना के अंदर क्या आता है कि सबसे पहले तो भारत सरकार की है ये स्कीम, 2015 से चल रही है। इसके अंदर ये है कि भाई ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। 2 चीज़ें, या तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये स्कीम बनाते हैं, स्कीम बना के उसको पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं एक ग्राम स्वराज पे, ठीक है। तो यही वो स्कीम है। इसका पहले नाम होता था सबकी योजना सबका विकास। ये याद रखना है आपको, मैंने क्लास में बताया था, टैगलाइंस आपको याद होनी चाहिए। सबकी योजना सबका विकास था, जिसको अब चेंज किससे कर दिया? जन योजना अभियान 2023। सबकी योजना सबका विकास अब चेंज किससे कर दिया? जन योजना अभियान 2023 से, ठीक है। उसके बाद आता है, एक बार बाद में देखेंगे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ग्राम पंचायतों को क्षमता मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, क्षमता संवर्धन करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ये चल रहा है 2018 से, लेकिन 2026 में इसको रिन्यू किया है, 2026 में नहीं, 2026 तक के लिए इसको रिन्यू किया है, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये है कि भाई पंचायतों की क्षमता बिल्डिंग करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ये चलाया गया था। अभी फिलहाल इसको रिन्यू कर दिया गया और नाम चेंज कर दिया गया इसका 2026 तक के लिए, पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक स्कीम है विलेज मास्टर प्लान। विलेज मास्टर प्लान में क्या है कि भाई आपने ये देखा होगा कि ये जो JDA वगैरह है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह है, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ का एक मास्टर प्लान होता है इनके पास। मास्टर प्लान इन द सेंस कि भाई ये एरिया है, इसमें यहाँ प्लॉट कटेगा, यहाँ पार्क बनेगा या डिस्पेंसरी बनेगी, इस तरीके से इनके पास हर एरिया का एक मास्टर प्लान होता है। तो ये तो हो गई शहर की बात। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो JDA है ये शहरों में काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें गाँव की, तो गाँव में आजकल ये चलाया गया है विलेज मास्टर प्लान। विलेज मास्टर प्लान में क्या है कि भाई ऐसे गाँव जिनमें 10,000 की आबादी है, वहाँ पे आने वाले 30 सालों का, कौन से सालों का? आने वाले 30 सालों का एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिसमें 3 डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे। कौन कौन से? एक तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और तीसरा भू प्रबंधन विभाग। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और भू प्रबंधन विभाग। ठीक है, तो ये क्या है? विलेज मास्टर प्लान। कौन से गाँव के लिए? जिनकी 10,000 की आबादी है, और ये आने वाले 30 सालों का एक मैप बनाएंगे, जिसमें क्या होगा? 3 डिपार्टमेंट, साइंस टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भू प्रबंधन विभाग। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 स्कीम और हैं, पहले ये देख लेते हैं एक बार। अगली स्कीम है हमारी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार 2023 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसकी टैगलाइन से, कि कोई भूखा ना रह जाए, तो आपको इसको याद रखना है।
अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है इसमें क्या होता है, देखो 20 रुपये पर थाली का, 22 रुपये पर थाली का, मतलब 30 रुपये पर थाली का खाना पड़ता है इसमें, जिसको 2 पार्ट में ये बांट देते हैं, 8 रुपये और 22 रुपये। 22 रुपये तो देती है आपकी सरकार और 8 रुपये लेते हैं ये किससे, जो भी खाना खाना चाहता है उससे। यानी कि सरकार 30 रुपये थाली के खाने में 22 रुपये का सेल्फ डोनेशन देके आपको 8 रुपये थाली खाना प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, यह योजना के अंतर्गत ग्रामीण कस्बों में, देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि पहली बात तो ये स्कीम चलाई गई थी 10 सितंबर 2023 से। इसमें उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में चलाई गई है ये। उद्देश्य ये है कि एक तो खाना आपको कैसा मिले, पौष्टिक, दूसरा कैसा मिले, किफ़ायती दर पर। ठीक है, उद्देश्य ये है कि भाई खाना तो कहीं पे भी मिल जाएगा, पर खाना कैसा होना चाहिए, एक तो पौष्टिक होना चाहिए, दूसरा रीजनेबल रेट्स पर होना चाहिए, किफ़ायती दरों पर उपलब्ध होना चाहिए। तो किफ़ायती दर इन्होंने कितनी ली, इन्होंने बोला कि भाई आप तो ज़्यादा नहीं, 8 रुपये दे दो, बाकी के 22 रुपये सरकार दे देगी और आके इसमें खाना खा सकते हो आप। अब इस खाने में क्या क्या है भाई, खाने में ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग। खाने में ये है कि आपको 300 ग्राम तो चपाती मिलेगी, 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलेगी, और 100 ग्राम आपको चावल या खिचड़ी, मिलेट्स की खिचड़ी। साथ में वो जो भी अचार वगैरह कुछ पिकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर मिलेगी। क्या क्या मिलेगा, 300 ग्राम आपको चपाती मिलेगी, 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बोलने में, लेकिन आपको इसको याद तो करना ही पड़ेगा, आरपीएससी कुछ भी पूछ लेती है। पिछली बार उन्होंने कोई भूखा ना रह जाए और कोई भी भूखा ना रह जाए, इसके पीछे क्वेश्चन में सीन क्रिएट कर दिया था। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में क्या है, अन्नपूर्णा रसोई योजना ये है कि भाई इसमें आपको 10 सितंबर 2023 की स्कीम है, ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई है। पौष्टिक और किफ़ायती दरों पर, कितनी दरों पर, 8 रुपये में खाना मिलेगा। इसमें एक चीज़ और है कि भाई अब बोला है कि 987 रसोइयाँ काम कर रही है, जिसमें से 100 थाली सुबह और 100 थाली शाम, इतना खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये इनका अभी चल रहा है। और ये चल कैसे रही है, ये वही चल रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। किसमें थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राजीविका। तो राजीविका के माध्यम से संचालित योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें 987 क्या है, रसोई है, जो क्या कर रही है, 100 थाली सुबह और 100 थाली शाम के खाने का इंतजाम कर रही है। और 10 सितंबर 2023 की ये स्कीम है। एक बार इसकी डेट मैं कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, 10 सितंबर 2023 ही है इसकी डेट। 10 सितंबर 2023 की स्कीम है, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, ये इसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है कि भाई ग्रामीण आधारभूत संरचना में क्या है, तो यानी कि कितनी सड़कें बनी हुई है, क्या कैसा है, ये चीज़ें इसके अंदर आती है। तो देखो ग्रामीण सड़कें अगर देखें तो अभी तक 31 मार्च 2023 तक सड़कों की जो लंबाई है वो है 1,91,547.59 किलोमीटर। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्या, 1,91,547। पॉइंट याद मत रखो, पर पहला गाना याद होना चाहिए 1,91,000। ये ऐसे याद कर लेना कि भाई 2 लाख में कितना कम है, 9 कम है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया रह जाएगा, 2 लाख में 9 कम है और इधर 550 में 3 कम है। ठीक है, तो 2 लाख में तो 9 कम किए तो 1,91,000 हो गए, और 550 में 3 कम किए तो 547 हो गए। या डायरेक्ट याद कर लेना, 1,91,547 किलोमीटर लंबी सड़कें बन चुकी हैं। कब तक, ये याद होना चाहिए 31 मार्च 2023 तक, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, इसके बाद विद्युतीकरण की बात करें तो विद्युतीकरण यानी कि गाँव में बिजली कहाँ कहाँ पे आ चुकी है, कहाँ कहाँ अभी कौन कौन से गाँव हैं जो बिजली के बिना ही संचालित हो रहे हैं। तो गांव में जो विद्युतीकरण है वो पूरा का पूरा 100% कर दिया गया है। कितने गांव कवर हो गए, इसमें 43,965 गांव। तो 100% विद्युतीकरण हो गया है। और गांव कितने हो गए, 43,965।
ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो देखो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूडा, रूडा कहते हैं इसको, ठीक है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण ये क्या करती है, ये बेसिकली गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देने का काम करती है। गैर कृषि कार्य का मतलब जैसे कृषि के कार्य तो हो गए, सिंचाई हो गया, ये इस तरीके की चीजें हो गई। गैर कृषि जो कृषि से हटकर कुछ काम है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी, ये याद करना है आपको। गतिविधियां क्या क्या है, ये कौशल वृद्धि करने का काम करती है, तकनीकी विकास करती है, डिजाइन और उत्पाद का विकास करती है, जीआई पंजीकरण करती है। तो ये आपने वहाँ पढ़ा होगा, जो मेंस के लिए लॉ पढ़ते हैं ना, तो लॉ में आपने पढ़ा होगा ये साइबर सिक्योरिटी में, उसमें कुछ ये पेटेंट्स वगैरह के बारे में बात की जाती है, जैसे जीआई टैग हो गया या फिर है ना कॉपीराइट हो गया, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो रूडा है ये जीआई टैग देने का काम करती है। अब तक राजस्थान में टोटल 21 जीआई टैग मिल चुके हैं। जीआई टैग हमें मिलते हैं, देखो जीआई टैग होता क्या है पहले ही बता देती हूँ। जीआई टैग, जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि कोई एक ऐसी चीज जो उस जगह की पहचान हो, यानी कि उस इसको नाम से आप देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी उस जगह की पहचान जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, जीआई टैग कहते हैं। जैसे कि अभी आपने रिसेंट में सुना होगा पाली की मेहंदी, सोजत पाली की मेहंदी, ये कैटरीना कैफ की शादी में इसी मेहंदी का यूज़ किया गया था, तो आपने ये सुना होगा। तो जो पाली की सोजत पाली की जो मेहंदी है वो इतनी फेमस है कि उसे जीआई टैग मिला था, यानी कि वो उस जगह की, उस ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी हम किसी जगह के लिए तो वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस जगह की वो पहचान है वो मेहंदी। तो इस तरीके से किसी जगह की कोई स्पेशल पहचान होती है, भाई इस जगह ये चीज़ हो सकती है, या कुछ जैसे कि मान लो एक बीकानेरी भुजिया है, अब वो बीकानेरी भुजिया ही क्यों कहलाते हैं कि भाई वहीं की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वहीं का क्लाइमेट, वहीं की चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसको वो स्वाद दे पा रही है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब यही है कि कोई जगह की विशेष पहचान, कोई चीज़, वो क्या कहलाती है, जीआई टैग कहलाती है, ठीक है। तो अब तक टोटल 21 जीआई टैग मिल चुके हैं। सबसे पहला मिला था, एक मिनट, सबसे पहला जीआई टैग मिला था बीकानेरी भुजिया को। ठीक है, अभी वाले जो टैग मिले हैं, अभी पिछले साल 5 टैग अलग से दिए गए हैं। एक तो दिया गया है उस्ता कला, हाँ। तो देखो सबसे पहले तो एक ये जो है उस्ता कला मिला था हमारे इसमें बीकानेर को, और दूसरा ये है कि उस्ता कला मिला है, सॉरी, प्रतापगढ़ को। कशीदाकारी के लिए मिला है बीकानेर को, और जोधपुरी बंधेज जो है, इसको जोधपुरी बंधेज लिख लो, ये मिली है आपके जोधपुर को। और उसके बाद है कि कोफ्तगिरी एक और मिली है उदयपुर को। ठीक है, तो ये टोटल 21 टैग हो गए। सबसे पहले आपको बीकानेरी भुजिया को मिला है, दूसरा आपको उस्ता कला जो है वो किसके लिए मिली है, ये प्रतापगढ़ के लिए मिली है। कशीदाकारी के लिए बीकानेर को मिला है। जोधपुरी बंधेज का टैग मिला है जोधपुर को। पिछवाई कला, जो मंदिरों में कृष्ण भगवान के चित्र बनाए जाते हैं पर्दे पे, वो पिछवाई कला होती है नाथद्वारा में, राजसमंद में। और एक कोफ्तगिरी है जो उदयपुर में मिला है। तो ये आपके नए नए टैग्स हैं। और इससे जस्ट पहले एक सोजत पाली का और है, मेहंदी। ठीक है,
तो बीकानेरी भुजिया को तो फर्स्ट टैग मिला था। 21वें टैग जो है ये पीछे के 6 मान लो, कोफ्तगिरी उदयपुर, नाथद्वारा पिछवाई और जोधपुरी बंदेज जोधपुर, कशीदाकारी बीकानेर में, उस्ताकला प्रतापगढ़ में। इसको थोड़ा सा मैप बना के भी याद कर सकते हो आप, जैसे कि ये मैप बना लो, मान लो ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया उस्ताकला, या इसको उस्ताकला लिखने की बजाय सिंपल ये देखो बीकानेर को मिला है, उस्ताकला किसको मिला है, प्रतापगढ़ को मिला है, ठीक है। और ये नाथद्वारा को मिला है, और कोफ्तगिरी उदयपुर, उदयपुर, ठीक है, और जोधपुर है ना, और एक ही बीकानेर हो गया। तो इसको ऐसे याद करो, देखो बीकानेर में क्या मिला है, बीकानेर में मिली है कशीदाकारी के लिए, जोधपुर में क्या मिला है, जोधपुरी बंदेज के लिए, नाथद्वारा में किसके लिए मिला है, पिछवाई के लिए, उदयपुर में किसके लिए मिला है, कोफ्तगिरी के लिए, और प्रतापगढ़ में किसके लिए मिला है, उस्ताकला के लिए। ज़्यादा ये भी याद रखना है, तो पाली में सोजत पाली के लिए, मेहंदी के लिए मिला है, और पहला यहाँ पे फर्स्ट भी यही मिला था, और ये आखिरी वाले में भी यही मिला, ठीक है। तो मैप बना के भी याद कर सकते हो, और ऐसे भी जैसे भी आपको ठीक लगे या जल्दी से याद हो जाए उस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो वापस एक बार बता देती हूँ, रूडा ने क्या किया भाई, रूडा 1995 की है ना, और नवंबर 1995 की गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देने का काम करती है, जीआई टैक्स वगैरह देने का काम करती है। इसमें इसने क्या किया, पहला तो बीकानेरी भुजिया को दे दिया, मेहंदी सोजत पाली, उस्ताकला, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद तो अभी हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने ये रूडा के बारे में पढ़ लिया, इससे पहले हमने कुछ स्कीम्स पढ़ ली थी पंचायती राज की, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।